गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी विद नंदिनी में। फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके बीच में अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास को लेकर। डिस्कस करेंगे आज 9 अगस्त के करंट अफेयर, मॉर्निंग का थॉट देखेंगे और उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा भरोसा है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे ऐसे ही और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो निश्चित ही हम इस चैनल को, जो आपका अपना चैनल है, इसको नए मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके द्वारा किया गया कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक ही नाम के हजारों इंसान इस धरती पर हैं। सिंपल लाइन लेकिन कितनी मीनिंगफुल है। मतलब अगर आप नजर दौड़ाओ तो पूरी दुनिया में हजारों लोग आपके नाम के मिल जाएंगे, लेकिन आपकी पहचान किस चीज से है? आपके कर्म से है, आपके काम से है। अगर आपका काम अच्छा है, आपका काम ऊंचा है, तो हजारों लोग आपके पीछे हैं। और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कोई भी आपके साथ नहीं है। तो नाम के पीछे नहीं जाना है, काम के पीछे जाना है, अपने काम की रिस्पेक्ट करनी है और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेते आना है। निश्चित ही आप एक नया मुकाम कायम कर पाएंगे। अपने काम की वजह से ही अपनी पहचान बना पाएंगे। तो इस बहुत ही खूबसूरत लाइन को अपनाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग में अपनी क्लास को। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। आदिवासियों के लिए कहा जाता है कि ये पूरे महाद्वीप में किसी भी देश के मूल निवासी होते हैं और ये मूल निवासी अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो उन लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए ही संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1994 से ये डिसाइड किया गया कि हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। क्लियर? अच्छा, इस देखिए थीम के बारे में बात करेंगे तो थीम क्या है? तो थीम है स्वदेशी युवा आत्मनिर्णय के लिए परिवर्तन के एजेंट के रूप में, यानी कि इंडिजीनियस यूथ एज एजेंट्स ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस थीम के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मना रहे हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे भारत सरकार के द्वारा जो हमारे देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके उनके डेवलपमेंट के लिए, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं या कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अनामय योजना के बारे में बात की जा रही है, जिसमें आदिवासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना स्टार्ट की गई है। दूसरी है 1000 स्प्रिंग्स पहल। इस पहल के तहत ऐसे आदिवासी जो दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनको पानी की उपलब्धता कराई जाएगी। इसके बाद तीसरी योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। इस योजना के तहत 2011 की जनगणना के अनुसार ऐसे गांवों को सेलेक्ट किया गया जहां पर आदिवासियों की संख्या 50% से अधिक थी, है ना। और ऐसे लगभग 117 गांवों को चयनित किया गया और 117 गांवों में क्या करने की कोशिश करी जाएगी? वहां के आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए उस गांव का विकास किया जाएगा प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये बात। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता ही है, और उसके तहत भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम लेकर आई गई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ट्राइफेड के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत सरकार का जो जो ट्राइबल अफेयर है, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया ये सबसे इम्पोर्टेंट योजना है। ट्राइफेड के बारे में बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि इसकी स्थापना करी गई थी या इसको स्टार्ट किया गया था 1987 में। कब? 1987 में इसको स्टार्ट किया जाता है और एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करता है जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए। इसका मेन मोटिव ये है कि किस तरीके से जो जनजातियां हैं उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए उनको सशक्त बनाने के लिए उनकी उनकी जो कैपेसिटी है उसको किस तरीके से बिल्डिंग किया जाए, इन सब बातों पर ये ट्राइफेड काम करता है। अच्छा, इसके दो प्रमुख काम है जिसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें से यह है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यानी कि पहला वन लघु उपज का विकास करना। यानी कि ऐसे इलाकों में जहां पर मूल निवासी रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, वहां पर वनों के द्वारा वो जो भी उपज या जो भी चीजें बनाते हैं
उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। इसके बाद उनकी जो उपज बन जाएगी उसको मार्केटिंग करना, उसके उसके रिटेलिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए काम करना, ये दो प्रमुख कार्य किया गया है ट्राइफेड के द्वारा। क्लियर? देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में बात हो रही है, जिसको स्टार्ट कर दिया गया था 1997 से 98 के बीच में। अच्छा, ये ऐसे इलाकों में खोला गया ऐसा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जहां पर आदिवासी रहते थे, दूर दराज वाले इलाके, और जहां पर उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे। तो ऐसी जगहों पर खोला गया जिससे कि जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनको शिक्षा मिल सके। इसके बाद बात करेंगे प्रधानमंत्री वन धन योजना के बारे में, जिसको ट्राइफेड के तहत ही स्टार्ट किया गया है। यानी अभी हमने ट्राइफेड स्कीम पढ़ी, उसके तहत ही प्रधानमंत्री वन धन योजना स्टार्ट किया गया, और ये स्टार्ट किया गया था 2021 में। ठीक है, अब इसके तहत क्या काम किया जाएगा? तो इसके तहत जो आदिवासी हैं उनके लिए एक पर्टिकुलर काम डिसाइड कर देना, यानी कि उनकी आजीविका चलती रहे, परमानेंट, आराम से उनको आसानी से हर महीने पैसा मिलता रहे। तो कुछ ऐसी स्कीम्स लेकर आना जिसकी वजह से उनको नौकरी मिल सके, वो बेरोजगार नहीं रहे, या उनके काम को बढ़ावा दिया जाए। तो इस वजह से स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री वन धन योजना। प्रधानमंत्री का जो संकल्प था कि संकल्प से सिद्धि पहल और मिशन वन धन के तहत। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बारे में चर्चा करते हुए भारत सरकार के द्वारा आदिवासियों के कल्याण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर चर्चा करते हुए एक और स्कीम के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जिसको स्टार्ट किया गया था 1975 में। और इस स्कीम का नाम क्या है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास इस स्कीम का नाम है। देखो, भारत में अगर हम जनजातियों के समूहों की गणना करें तो टोटल 705 समूह आपको जनजातियों के मिल जाएंगे, आदिवासियों के मिल जाएंगे, जिसमें से 75 आदिवासियों का ग्रुप ऐसा है जो बहुत ज्यादा कमजोर है, विशेष रूप से कमजोर है। तो सरकार के द्वारा ऐसे ग्रुप की पहचान की गई, फिर इनके लिए अलग से सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया, जिसका नाम है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास। क्लियर? नागासाकी दिवस के बारे में बात करेंगे, जिसको हर साल 9 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है ताकि दुनिया को युद्ध की वजह से जो होने वाला नुकसान है, परमाणु बम से जो तबाही हो सकती है, परमाणु ऊर्जा के प्रयोग से जो तबाही हो सकती है, उसको याद दिलाया जा सके। नागासाकी दिवस फिर से वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ जाएगी, 1939 से लेकर 1945 तक तो जो चला था। अमेरिका के द्वारा जापान पर हमला किया जाता है। पहला हमला 6 अगस्त को किया जाता है हिरोशिमा पर। दूसरा हमला किया जाता है 9 अगस्त को नागासाकी पर। नागासाकी पर जो हमला होता है, जिस परमाणु बम से हमला होता है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फैटमैन। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस हमले के बाद भी जो नागासाकी है वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। आने वाली पीढ़ियां विकिरण की वजह से परेशान रहती हैं, उनको बर्थ से ही उनके शरीर में कोई ना कोई परेशानी रहती है, कैंसर जैसे रोग यहाँ पर होने लगते हैं परमाणु बम की वजह से। तो इस विनाशकारी जो प्रभाव हुआ था नागासाकी पर, इसको ध्यान में रखते हुए ही नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। क्लियर? यहाँ पर बात करें टेस्ला के बारे में, आप ये लोगो देख सकते हैं टेस्ला का, और ये कौन है? तो ये है वैभव तनेजा जी, जिनको टेस्ला का CFO नियुक्त किया गया है। अच्छा, CEO हमें समझ में आ जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब CFO क्या है? तो CFO का मतलब है कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या है? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है टेस्ला का भारतीय मूल के वैभव तनेजा जी को। क्लियर? टेस्ला के बारे में बात करें तो 2003 में 1 जुलाई को इसकी स्थापना करी गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन कार्लोस में। इसके संस्थापक में से एलोन मस्क, मार्टिन एबरहार्ड, जेबी स्ट्राबेल, मार्क टारपेनिंग और इयान राइट आते हैं। और इसके CEO अक्टूबर 2008 से ही एलन मस्क हैं, और इसका मुख्यालय आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के टेक्सास के ऑस्टिन में देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कंबोडिया के बारे में। कंबोडियन राजा ने अपने देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो किसे नियुक्त किया है? कंबोडियन राजा ने हुन मानेट को कंबोडिया का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। तो इनका नाम याद रख लेना, क्योंकि नियुक्तियों में विदेश की जो खबरें होती है ना, तो उसमें नियुक्तियों में पूछ लिया जाता है, कोई भी अगर नई अपॉइंटमेंट होती है प्रधानमंत्री की, राष्ट्रपति की, इस तरीके का। ठीक है, तो कंबोडियन
प्रधानमंत्री कौन है? हुन मानेट। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा करी गई है? तो कंबोडियन राजा के द्वारा। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात हो रही है मणिपुर के बारे में। मणिपुर में जो राहत कार्यक्रम चल रहा है उसकी निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे और तीनों महिलाएं हैं। ठीक है, अब ये तीनों महिलाएं कौन है? तो ये सारी भूतपूर्व जज हैं हाई कोर्ट्स की। कौन कौन से? तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो पूर्व जज रही हैं गीता मित्तल, उनको इसका हेड बनाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की जज रही हैं शालिनी जी, वो शामिल हैं। और दिल्ली हाई कोर्ट की जज रही हैं पूर्व आशा मेनन जी। ये तीनों महिलाएं जो जज रही हैं इनको शामिल किया गया है, इनकी कमेटी बनाई गई है मणिपुर में जो राहत का कार्यक्रम चल रहा है उसकी निगरानी के लिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मणिपुर में हिंसा हुई है ना, तो उसकी निगरानी के लिए महाराष्ट्र के पूर्व आईपीएस अफसर जिनका नाम है दत्तात्रेय पदसाल लजिलकर, ठीक है ना, इनको सौंपा गया है। यानी कि जो भी हिंसा हुई है उसके बारे में जो भी जानकारी है, जो भी काम चल रहा है उसकी निगरानी इनके द्वारा करी जाएगी। महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा हुई है उसके लिए सीबीआई जांच होगी और सीबीआई में अलग अलग राज्यों के डीवाईएसपी रैंक के अफसर, लगभग 5-5 जो अफसर हैं उनको शामिल किया जाएगा। इसके अलावा और जो हिंसा हुई है उसमें पुलिस जांच होगी और पुलिस जांच में 42 एसआईटी बनेगी। 42 एसआईटी का जो नेतृत्व है वो एसपी रैंक के जो ऑफिसर हैं वो करेंगे और 6-6 एसआईटी की निगरानी किया जाएगा डीआईजी स्तर के ऑफिसर के द्वारा। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मणिपुर में जो भी घरेलू हिंसा हुई है, जो भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा हुई है, जो भी राहत कार्यक्रम चल रहा है या जो भी और भी जिस भी तरीके की हिंसा हुई है उन सब की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग तरीके से काम किया गया है, अलग अलग तरीके से निर्देश दिए गए हैं। क्लियर? यहाँ पर बात हो रही है राजस्थान के बारे में। जैसा कि राजस्थान के बारे में हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम क्षेत्रफल देखें तो राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, इसके डिस्ट्रिक्ट काफी ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, तो वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो रहा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार के द्वारा 19 नए जिले बनाए गए हैं और 3 नए डिविजन्स बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है, जिसको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं और टेलीग्राम के लिंक को विजिट करके भी ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में। क्लियर? देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपना 108 नंबर का फाउंडेशन डे मना रहा था और जब ये फाउंडेशन डे मना रहा था तो उस समय एक प्रकाशन इसके द्वारा किया गया जिसका नाम है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकाशन में इसने बताया कि भारत में 5% जो पक्षी हैं वो एंडेमिक हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जितने भी पक्षी पाए जाते हैं उसमें से 5% ऐसे हैं जो भारत की सीमाओं के भीतर ही रहते हैं, वो कहीं किसी और देश में नहीं जाते। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पब्लिकेशंस के अनुसार ये बात कही गई है। क्लियर? देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष से एक इमेज को कैप्चर किया गया है और इमेज आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इमेज है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रिंग नेबुला। इस रिंग नेबुला का भी नाम रखा गया है, इसको M57 या मैसियर 57 कहा जा रहा है। इसमें आप देखेंगे तो पृथ्वी से लगभग 2000 लाइट वर्ष दूर एक नक्षत्र है जिसका नाम है लाइक्रा नक्षत्र। तो ये इमेज उस लाइक्रा नक्षत्र की है। ठीक है, लाइक्रा नक्षत्र की ये इमेज आपको देखने को मिल रही है जिसमें आप सूर्य देख रहे हैं, जिसमें आप तारे देख रहे हैं और इसमें व्हाइट ड्वार्फ भी आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत इमेज कैप्चर किया गया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में बात करें तो इसको लॉन्च कब करा गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर को 2021 में। 2021 के 25 दिसंबर को फ्रेंच गुयाना के गुयाना स्पेस सेंटर से एक एरियन 5 रॉकेट पर इसको लॉन्च किया गया था और लॉन्च करके इसको पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थापित किया गया। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था नासा के द्वारा, इसमें नासा, कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तीनों के सहयोग से चलाया गया था।
अभी तक हम अंतरिक्ष का जो पिक्चर था उसको कैप्चर करने के लिए हबल जो टेलीस्कोप है उसको जानते थे। ठीक है, तो उसी के तर्ज पर उससे भी ज्यादा शक्तिशाली ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बनाया गया है ना। और ये अगर मैं बात करूं तो एक अंतरिक्ष की दुनिया में अंतरिक्ष के ज्ञान को देने के लिए एक क्रांतिकारी शुरुआत करी गई थी नासा के द्वारा, जिसको नासा, यूरोपियन एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी तीनों की सहायता से लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को फ्रेंच गुयाना के गुयाना स्पेस सेंटर के एरियन 5 रॉकेट के द्वारा, जिसकी स्थापना कहां पर करी गई है तो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड ये काम कर रही होगी। तो इसके द्वारा एक प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड मतलब गारंटी गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स, गारंटी ऑफ लाइफ ड्रीम्स नाम का एक प्लान लॉन्च किया गया है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। क्लियर। अच्छा देखो, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना करी गई थी नवंबर 2009 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। ये स्पेशली बैंक इंश्योरेंस और बैंक बीमा जो मॉडल है उसका पालन करती है और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने के लिए उनको फाइनेंशियली उनको मदद मिल सके इस बात का ध्यान में रखते हुए काम करती है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, इस सेशन में इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको सारी जो न्यूज़ है सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। फिर कल मिलेंगे नए न्यूज़, नए विषय और नए विचारधारा के साथ में। तब तक खूब ख्याल रखिए। जो आपसे प्यार करे, आप पर भरोसा करे, उसके भरोसे को कायम रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।